Welcome to your friend Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed Paper 12 Unit 1.3.8 Part 5 Story Techniques of Teaching Social Science. आइए इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप फॉर स्पेशल और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टोरी। आइए आज हम स्टोरी के बारे में जानते हैं कि स्टोरी किस प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल है। इस प्रविधि का प्रयोग छोटे कक्षा तक सीमित है। इस प्रविधि के अंतर्गत कहानी कहना, बातचीत करना आदि बातें आती हैं। छोटी क्लासेस में छात्रों का मस्तिष्क को तुलहपूर्ण चंचल होता है और वे कहानियों से अधिक प्रेम करते हैं, अतः उन्हें कहानियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक इस प्रविधि के प्रयोग से समाज के विकास के इतिहास को मनोरंजन ढंग से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को इस प्रविधि का प्रयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है यह प्राइमरी क्लास तक ही, जो छोटे बच्चे होते हैं उन तक ही लाभकारी होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चों का मानसिक लेवल होता है वो बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही एक्टिव होते हैं वो, और वो स्टोरियों को सुनना पसंद करते हैं। और इस माध्यम से जो शिक्षक है समाज से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनके बारे में बच्चों को बता सकता है कि किस प्रकार से हमें समाज में रहना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए, हम समाज में डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, कहानी कहने का ढंग रुचिकर, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कहानी है उसके अंदर रुचिकर मतलब हो जाता है कि जो भी कहानी कहने वाला शिक्षक है उसके अंदर भावना, फीलिंग्स होनी चाहिए, और उसको जो स्टोरी है उसको एक अट्रैक्टिव इमोशंस के साथ बच्चों के सामने रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया गया, कहानी की भाषा शैली तथा विषय वस्तु बालकों के मानसिक स्तर, रुचि, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी जो हम स्टोरी बना रहे हैं वो बच्चों की माइंड के लेवल, उनकी जो संभावनाएं हैं उनके अनुसार होना चाहिए और विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम स्टोरी के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट वर्डों का यूज़ करेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। वहाँ पर बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार हमें उनका निर्माण करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे उसका मोटिव है वो समझ सके और एजुकेशन को ग्रहण कर सके। ये यहाँ पर ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, कहानी को क्रमानुसार सुनाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी कहानी होती है वो स्टेप टू स्टेप चलती है, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये सब के सब हमने कहानियों को क्रम के अनुसार चलाया जाता है। अब यहाँ पर एक कहानी का ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। कि सपोज करो कि हम बच्चों के सामने कहानी रख रहे हैं कि एकता में बल है, सामाजिक जो यूनिटी है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अगर हम एकजुट होकर रहते हैं तो सब के सब कार्य हमारे सफल हो जाते हैं, इस बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। तो एक दिन किसान उनके बारे में अपना सोचता है कि मेरे बाद ये सब टूट जाएंगे और लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो उन सब चारों को एक एक लकड़ी दे देता है कि अब इसको तोड़ो, तो सारे के सारे उनको तोड़ देते हैं। अब क्या करता है जो किसान, उन सबको एक लकड़ी का गट्ठा देता है कि अब उसको तोड़ो। तो जो बच्चे होते हैं वो उसको लकड़ी को तोड़ नहीं पाते हैं, सबके सब बहुत दुखी हैं। अब किसान उनको बताता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही इकट्ठे रहोगे तो कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता और तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। ये जो हमने कहानी अब यहाँ पर पढ़ी है, इस कहानी को हमने बिल्कुल क्रम से बताया है, किस प्रकार कहानी की स्टार्टिंग होती है और एंडिंग किस प्रकार से होता है, बीच का मैटर क्या होता है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो एक्टिविटी करवाता है और बच्चों को एक एजुकेशन प्रदान करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसका 4 पॉइंट दिया गया है, कहानियाँ मौखिक रूप से सुनानी चाहिए
तथा बीच बीच में प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए ताकि छात्र अच्छी तरह से एवं रुचि से सुने और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कहानियाँ हैं उसको मौखिक सुनाना चाहिए, कि बच्चों के सामने कुछ फ्लैश कार्ड भी पिक्चराइज भी करना चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर भी सीख सकें और उनके सामने एक जो विजुअल कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। यहाँ पर ये वाला भी हमें यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अधिक से अधिक बोलकर सुनाना चाहिए हमें बच्चों को। बच्चों के जो सुनने की क्षमता है उसका हमें बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके ज्ञान में अच्छे से वृद्धि हो सके और बच्चे भी उसमें रुचि लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा सकें। यहाँ पर बताया गया है 5 पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। हर कहानी का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हमें क्लास का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग और क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके बच्चों को उद्देश्य को महत्व देते हुए कहानी का गठन करना चाहिए और उसको बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए। ये यहाँ पर बताए गए हैं। इसका 6 पॉइंट दिया गया है आगे। अब यहाँ पर बताया गया कहानी को संभाविक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जो कहानी है उसको इमोशंस के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उसको पढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए कि बच्चे पढ़ेंगे तो ही कहानी सीखेंगे, नहीं। उसको हम बोलकर भी बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे कहानी स्टार्ट होती है। आगे इसका 7 पॉइंट दिया गया है शिक्षक को अभिनय कला का ज्ञान भी होना चाहिए। अभिनय मतलब दिया गया है यहाँ पर एक्टिंग से, कि बच्चे जब कहानी सुन रहे हैं तो शिक्षक उनके सामने कहानी के अकॉर्डिंग एक्टिंग कर सके और कहानी को और भी रोचक और इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे बच्चे उसको अच्छे से सीख सके। यहाँ पर ये बताया गया है। 8 पॉइंट दिया गया शिक्षक को सुनाने के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कहानी का जो मोटिव है उसको भी बच्चों के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की कहानी पसंद है और कैसे कैसे बच्चों के सामने हम कहानी को रख सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। 9 पॉइंट दिया गया शिक्षक को कहानी सुनाने में छात्र का सहयोग लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जब क्लास में शिक्षक कहानी को डिस्कस करता है बच्चों के साथ तो उसमें बच्चों का भी सहयोग ले सकता है। जैसे किसी को फ्लैश कार्ड दे सकता है, किसी को कोई एक्टिंग के लिए रोल दे सकता है और किसी से कोई भी स्टोरी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरीके से बच्चों का भी सहयोग लेना चाहिए ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सके और कहानी को अच्छे से मेमोराइज कर सके। 10 पॉइंट दिया गया छात्रों को सतत एवं सक्रिय बनाने में तथा अपनी विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए प्रश्नों तथा सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर कहानी के प्रमुख बिंदुओं को भी लिखते रहना चाहिए जिससे छात्र बाद में उसका प्रयोग कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के सामने जब कहानी सुनाते हैं तो उनकी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए कि कहानी में कौन से स्टेप पर क्या हो रहा है, किसने क्या भूमिका निभाई है, ये सब। और सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए जिसमें फ्लैश कार्ड वगैरह आते हैं वो सब, और कुछ मॉडल्स होते हैं उनका भी प्रयोग हम कहानी के दौरान कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। और श्यामपट्ट पर जो ब्लैक बोर्ड है या फिर जो भी आपके पास ऑन द स्पॉट TLM है जिस पर आप नोट कर सकते हैं उस पर आप करना चाहिए। क्लास में अक्सर श्यामपट्ट होता ही है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो कहानी के मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं जिससे छात्रों को कहानी के बारे में समझने और शब्द ज्ञान का अच्छे से बोध हो सके। ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो स्टोरी है बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर किसी भी फ्रेंड को इस से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनके नोट्स आप इजीली PDF फॉर्म में ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे जानते हैं मेरिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग कि इसकी क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें, इस विधि के अनुसार जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे छात्र शीघ्रता और सहजता से ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि छोटे बालकों को कौतूहल की भावना अधिक होती है और वे स्वभाव से कहानीप्रद
होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से कहानियों को सीखते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो नेचर होता है वो कौतूहल का होता है। कौतूहल मतलब होता है एक एक्टिव नेचर, जो बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना और अपना भी फीडबैक साथ साथ देते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि स्वभाव में कहानीप्रद। कहानीप्रद का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर कि बच्चे कहानियाँ सुनना और बताना पसंद करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें बताया गया है इस विधि में छात्र अपने नागरिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, कि जो नागरिक हैं, जो सामाजिक से रिलेटेड जो गुण हैं उनको डेवलप करने के लिए जो कहानी का जो किरदार है उसको अच्छे से समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्टिंग करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा कोई मूवी देखता है तो या फिर कोई भी टीवी सीरियल देखता है वो उसकी ही एक्टिंग करने लग जाता है। उसमें जैसे भी कोई हीरो या फिर कार्टून पे कोई भी एक्टिविटी करवाई जा रही है, या चाहे वो अच्छी रहा है एक्टिविटी या फिर बुरी कर रहा है, बच्चा उसके ही कैरेक्टर को अपना लेता है और उसको ही अपना मतलब कुछ टाइम तक रिपीट करता रहता है जब तक उसको नेक्स्ट स्टोरी ना मिले। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है उसका इफेक्ट है बच्चों के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, इसलिए हमें सावधानीपूर्वक स्टोरीज़ का जो मोटिव है वो सिलेक्ट करना चाहिए और बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया है इस विधि द्वारा छात्रों की कल्पना, स्मरण तथा चिंतन शक्तियों का विकास किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चों के अंदर जो स्किल है, क्यूरियोसिटी है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज़ को जानने की वो विकसित होती है। बच्चों के अंदर जो कि लर्निंग एबिलिटी है वो भी विकसित होती है। 4 पॉइंट दिया गया चूँकि इस विधि में मौखिक रूप से ही सुनना पड़ता है जिससे छात्र रुचिपूर्ण ढंग से सुनते हैं। हम बेसिकली देखते हैं कि बच्चों को लिखना पसंद नहीं होता, वो बातें करना ही बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है उसमें अधिक से अधिक बोलना ही होता है, इसलिए बच्चे उसको अधिक रुचि के साथ प्रयोग करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं और अच्छे से एक्टिव सहभागिता निभाते हैं। 5 पॉइंट दिया गया इस विधि से बालकों में भाषा का विकास होता है। अब जो स्टोरी टेलिंग है, अब इसमें जब टीचर डिस्कस कर देता है क्लास में तो उसके बाद बच्चों को कहानी से संबंधित क्वेश्चन करता है और उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तो जिससे बच्चों के अंदर जो भाषा का विकास है वो अच्छे से हो पाता है। अब जानते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। अब जो कहानी सुनाना है वो बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं माना जाता, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं वो इस टॉपिक से बोर होने लग जाते हैं। कहानी कथन शैली रहित शिक्षक द्वारा इसका प्रयोग अप्रभावी तथा हास्यप्रद बनाने में सहायक है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी शिक्षक कहानी को नहीं सुना सकता, क्योंकि उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं, जो एक्टिंग्स का जो एक इफेक्ट होता है वो नहीं हो पाता। जो इमोशंस होते हैं कहानी को सुनाते वक्त, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ यूज़ होती है, तो वो सब उसको प्रभावी नहीं बना पाएगी, तो बच्चे उसके लिए हास्यप्रद हो जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया कहानी की निरस्ता छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाती है। अब यहाँ पर जो दिया गया थर्ड पॉइंट, निरस्ता मतलब क्या है कि बच्चे उसको सुनते रहते हैं बस चुपचाप बैठ के, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। यहाँ पर निष्क्रिय श्रोता बनाते हैं कि बस चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। 4 पॉइंट दिया गया है कहानी में कल्पना के तत्वों की अधिकता, अवास्तविकता, अविश्वसनीयता बनाने में सहायक है। अब यहाँ पर बताया गया जो कल्पना है वो कहानी में साफ साफ दिखाई देती है। बच्चों के अंदर इस तत्व की अधिकता हो जाती है कि बच्चे इमेजिन करना सीख जाते हैं, वो रियलिटी में कोई मतलब चीज़ करना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चों के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी है उससे अवास्तविकता और अविश्वसनीयता के जो गुण हैं बच्चों के अंदर वो विकसित हो जाते हैं, जो कि एक हायर एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये सब हमने यहाँ पर जो स्टोरी है उससे संबंधित मेरिट्स और डिमेरिट्स समझे कि किस प्रकार से जो स्टोरी है बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और बच्चों को अच्छे से ज्ञान दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इसके स्टोरी के डिमेरिट्स भी पढ़े हैं कि किस प्रकार से डिमेरिट्स के होते हुए हर प्रकार के बच्चे के लिए जो स्टोरी मेथड है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। ये सब यहाँ पर दिए गए थे। अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी आपको डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सब डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू। और वीडियो को देखने के बाद अपना रिप्लाई ज़रूर दें।